स्टूडेंट्स, आज हम मेंडल के लॉज करेंगे। मेंडल ने जो काम किया था, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसने किए थे, उसके बेसिस पे ही गेव टू लॉज विच आर नोन एज, वन इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द अदर इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या उसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स भी कहा जाता है। तो ये दो लॉ जो उसने दिए थे, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिए थे। इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। पहला आप देखो, इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, इसकी स्टेटमेंट आपको डिफरेंट बुक्स में हो सकता है थोड़ी अलग अलग हो, लेकिन सिंपल से इसकी स्टेटमेंट अगर आप अपने शब्दों में भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। उसमें यही है कि वेन एवर द टू एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर, राइट, दे कम टुगेदर, डिफरेंट एलील्स, राइट, जैसा कि हिट्रोजाइगस कंडीशन में या हाइब्रिड में देखने को मिलता है ना। F1 हाइब्रिड में आपने देखा था कि एक बड़ा टी होता है, दूसरा छोटा टी। ये दोनों एलील्स हैं तो सेमी कैरेक्टर की, दैट इज़ हाइट की, लेकिन डिफरेंट एलील्स हैं। तो ऐसी कंडीशन जब भी आती है तो इस केस में क्या होता है कि वन ऑफ द एलील्स इट इज़ डोमिनेंट एंड द अदर इज़ रिसेसिव, विच मीन्स द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन एलील विल come out, and in this case it is the capital T. So the plant, it is tall in nature, right? So in heterozygous condition you can say one of the alleles dominates the other, and the allele which dominates, it is called the dominant allele, and the other allele is known as recessive allele. इतना सही है ये, लेकिन इसको लिखने के तरीके अलग अलग हैं। अब जैसे इस बुक में से अगर आप इसको देखोगे तो ये कह रहा है आउट ऑफ टू एलील्स ओनली वन एलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द हाइब्रिड एंड प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर एलील. So the allele which expresses itself in the hybrid, it is called the dominant allele, and the other allele which is unable to express in the hybrid, it is called recessive allele. तो यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस, राइट. देन second law is law of segregation, right? segregation क्या होता है? अलग होना, ठीक है ना. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, नाउ पहले इसको समझ लो, फिर इसकी हम स्टेटमेंट देख लेंगे. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जब भी गेमीट फॉर्मेशन होता है, राइट, जब भी गेमीट्स बनेंगे, जैसे मान लो ये जो दो प्लांट्स हम ले रहे थे, हमने आपको कहा था इनमें से एक को आप मेल मान लीजिए, एक को फीमेल मान लीजिए. जो मेल होता है उसके पॉलन्स यूज़ होते हैं. तो नेचुरली पॉलन्स जब बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स, तो उसी को गेमीट फॉर्मेशन कहते हैं, और तब मियोसिस हो जाएगा. और मैंने आपको बताया भी था कि ये दोनों एलील्स अलग अलग गेमीट में जाएंगी, इकट्ठा कभी नहीं जाती हैं, बिकॉज मियोसिस होता है उस टाइम ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे होती हैं. तो होमोलोगस क्रोमोसोम कभी भी साथ एक सेल में नहीं जाते हैं, अलग अलग जाते हैं. उसी तरह से यहाँ पर भी गेमीट फॉर्मेशन के टाइम ये दोनों एलील्स अलग हो जाएंगी. इवन इसमें भी ये हाइब्रिड है, तो इसमें भी जब गेमीट फॉर्मेशन होगा तो ये एलील अलग गेमीट में जाएगी, ये अलग में जाएगी, ठीक है. एंड दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना. अलग हो जाती हैं. अगेन एक ही कैरेक्टर की जो दो एलील्स होती हैं, गेमीट फॉर्मेशन के टाइम दे सेग्रीगेट. सेग्रीगेट मीन्स अलग होना, और वो अलग अलग गेमीट में जाती हैं. नाउ अलग अलग गेमीट में अगर जाएंगी तो दिस मीन्स कि जो गेमीट्स होते हैं वो कभी भी हिट्रोजाइगस नहीं होंगे ना, क्योंकि उनमें ये दोनों इकट्ठा कभी मूव करेंगी ही नहीं एक ही गेमीट में, ठीक है. गेमीट में या तो जैसे हमने कहा एक गेमीट में ये चला गया, एक गेमीट में छोटा टी चला गया. सो दिस गेमीट इज प्योर फॉर टॉलनेस, दिस गेमीट इज प्योर फॉर ड्वार्फनेस. सो गेमीट्स आर ऑलवेज प्योर, किसी भी कैरेक्टर के लिए वो प्योर होते हैं, ठीक है. हाइब्रिड कभी नहीं होंगे गेमीट्स. तो यही है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स, ठीक है ना. तो ये जो लॉ है, इसको भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ज़रिए ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. और अब इसकी स्टेटमेंट पे आ जाते हैं. इसकी स्टेटमेंट अगर आप यहाँ इस बुक से पढ़ोगे, सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन व्हाट हैपन्स, टू एलील्स ऑफ अ जीन
ठीक है, एक ही जीन की जो दो एलील्स हैं, कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर, दे स्टे टुगेदर इन अ इंडिविजुअल, है ना, एक इंडिविजुअल में तो दोनों एलील्स होती हैं इकट्ठा, लेकिन बट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन बाय मियोसिस these alleles they separate or they segregate from each other so that a gamete carries only one allele of a character, है ना, and therefore since one gamete contains one allele of each character all gametes are always pure, so that's why it is also known as law of purity of gametes. यहाँ इन्होंने गैमीट के साथ साथ एक और वर्ड स्पोर हर जगह यूज़ किया है, क्योंकि कईयों में गैमीट के बजाय स्पोर फॉर्मेशन होता है मियोसिस से, लेकिन आप उसको इग्नोर कर सकते हो, आप सिर्फ गैमीट भी लिखोगे हर जगह तब भी ठीक हो जाएगी आपकी डेफिनेशन। तो ये इसकी इस लॉ की स्टेटमेंट है या डेफिनेशन है जो अक्सर पूछी जाती है। अगर सिर्फ आपको स्टेटमेंट पूछी है या डेफिनेशन पूछी है तो यही लिखोगे आप। अगर एक्सप्लेनेशन भी पूछी है इसकी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी पूछी है, तो फिर आपको एक क्रॉस करके उसको दिखाना होता है, और क्रॉस वही होगा आपका कोई भी सिंपल, यही मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप कर सकते हो, ठीक है। एंड इसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन यही करोगे कि क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये गैमीट फॉर्मेशन के टाइम दोनों एल्स सेग्रीगेट हुई या सेपरेट हुई, यही कारण है कि अगली जनरेशन में तभी तो हमें ड्वार्फ भी देखने को मिले, अदरवाइज F1 में तो सारे टॉल होते हैं ना। और आपको बताया था F2 कैसे आती है, F1 जनरेशन के ही दो टॉल प्लांट्स को आपस में क्रॉस किया जाता है, तो ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, इसमें भी इसी तरह से गैमीट्स बनेंगे, तो वो सेग्रीगेशन से ही बनेंगे। और फिर आपको बताया था ये इससे फ्यूज़ करता है तो ये कॉम्बिनेशन, अगर ये इससे फ्यूज़ करता है तो ये कॉम्बिनेशन, अगर ये मेल और ये फीमेल गैमीट फ्यूज़ करते हैं तो यू विल गेट दिस कॉम्बिनेशन, एंड इफ दिस मेल गैमीट फ्यूजेस विद दिस फीमेल गैमीट देन यू विल गेट दिस कॉम्बिनेशन। सो दैट्स वाई वी गेट ड्वार्फ इन F2। अदरवाइज तो F1 में सारे टॉल थे, तो ये ड्वार्फ कहाँ से आया, क्योंकि ये हाइब्रिड्स थे, और हाइब्रिड्स थे तो इनमें रिसेसिव एलील थी ड्वार्फनेस वाली, जो कि यहाँ सेग्रीगेट हुई, और सेग्रीगेट हुई तभी ये फिर ये कॉम्बिनेशन हमें मिल पाया। तो इस तरह से इसके एक्सप्लेनेशन देंगे, और ये एक क्रॉस बनाना होता है। तो ये दोनों ही लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर आते हैं। और फिर आता है नेक्स्ट लॉ मेंडल का, उसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें अब आगे पढ़ना होगा, दैट इज़ डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ। मैंने आपको पहले कहा था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस वो होते हैं जिनमें हम सिर्फ एक कैरेक्टर को माइंड में रखते हैं, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में अब क्या होगा, मेंडल ने ये भी किए थे, और उसने एट अ टाइम दो कैरेक्टर्स पे फोकस किया था, ठीक है, क्योंकि प्लांट तो सारे कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं, जितने भी 7 उसने स्टडी किए थे, लेकिन वो जो है उसका रिकॉर्ड रखता था मेंडल, तो वो सिर्फ मोनो हाइब्रिड में क्या करता था, एक ही कैरेक्टर पे फोकस करता था। नेक्स्ट लेवल उसका था कि अब उसने दो कैरेक्टर एट अ टाइम लेने थे, तो उसके लिए देखो अब कैसे क्रॉस बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, अब फिर से पेरेंट्स की बात करेंगे हम, तो पेरेंट्स में जो दो कैरेक्टर लेने हैं हमने, ठीक है, वो मान लीजिए एक हाइट का ले लेते हैं और एक राउंड सीड्स या रिंकल्ड सीड्स, है ना, तो सीड शेप की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हाइट के लिए तो हमें पता है टॉल के लिए बड़ा टी होता है, ड्वार्फ के लिए छोटा टी होता है। सीड शेप की बात करें तो राउंड सीड डोमिनेंट होती हैं, तो इसलिए बड़ा आर उनके लिए होता है, और रिंकल्ड सीड्स के लिए स्मॉल आर यूज़ होता है। तो ये सिंबल्स पहले तो आपको याद होने चाहिए। और अब हम देखते हैं, मान लीजिए एक कैरेक्टर हाइट का है ना, तो हाइट में तो वही आ जाएगा कि ठीक है, एक टॉल प्लांट है, दूसरा ड्वार्फ है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसे हमने किया था। पर अब दूसरा कैरेक्टर भी साथ ही लेना है हमने। दूसरा कैरेक्टर है हमारा सीड शेप का, तो सीड शेप में क्या होगा, यहाँ डोमिनेंट ही लेंगे ना हम, डोमिनेंट प्लस होमोजाइगस।
यानी कि राउंड सीड्स वाला। ये प्लांट जो है इसमें राउंड सीड्स होंगी। नाउ दिस प्लांट इज टॉल विद राउंड सीड्स। इस तरफ दिस प्लांट इज ड्वार्फ विद रिंकल्ड सीड्स। रिंकल्ड सीड्स के लिए छोटा आर छोटा आएगा ना, जैसे कि ड्वार्फनेस के लिए छोटा टी होता था। तो ये ड्वार्फ है, प्लस इसमें जो सीड्स बनते हैं वो कैसे हैं, रिंकल्ड। ये बहुत ज़रूरी है समझना। अगर आपको ये नहीं आया करना, ठीक है, तो जेनेटिक्स बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो इसको ध्यान से सुनो प्लीज़। सबसे पहले तो आपको ये जीनोटाइप लिखने आने चाहिए पेरेंट्स के, ठीक है ना। एक पेरेंट जो होता है हमारा वो टोटली डोमिनेंट होता है और होमोजाइगस, दूसरा टोटली रिसेसिव होता है और होमोजाइगस तो हो गई, इसको डबल रिसेसिव कह देते हैं, है ना। तो इस तरह से पहले तो पेरेंट्स के जीनोटाइप हमने लिख लिए हैं। अब बारी आती है अगली जनरेशन बनाने की, दैट इज़ F1 बनाने की। जब इनमें क्रॉस होगा ऐसे दो प्लांट्स में, तो F1 में किस तरह के प्लांट्स मिलेंगे, उसके लिए बहुत सिंपल है, मोनोहाइब्रिड को ही आप ध्यान में रखो, ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड में आपको क्या कहा कि यहाँ पर सारे के सारे टॉल ही मिलते हैं, लेकिन होते वो हाइब्रिड्स हैं। F1 में यही होता था, तो वही करना है आपने, अभी भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक कैरेक्टर के लिए इसको हाइब्रिड कर दिया, दूसरे कैरेक्टर के लिए भी हाइब्रिड कर दो, सीड शेप के लिए भी हाइब्रिड बना दो। तो ऐसे होंगे सारे के सारे F1 प्लांट्स। और ये देखने में कैसे होंगे, नेचुरली इस कंडीशन में आपको बताया ये डोमिनेट करता है, तो देखने में ये टॉल ही होंगे। ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ पर ये वाली एलील डोमिनेट करेगी, तो सीड्स जो हैं वो राउंड ही होंगी, ठीक है। ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली जैसे F1 में हम करते थे कि F1 में हमें टोटल सब सारा डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वही देखने को मिलेगा। तो हाइट में डोमिनेट कौन करता है, टॉलनेस, और सीड शेप में क्या डोमिनेट करता है, राउंड सीड्स। तो सब के सब प्लांट्स इस तरह के होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको, अगर आपने इसकी टेक्निकलिटी में जाना है तो वो आपको बता देते हैं कि ये कैसे बना ये प्लांट। देखो यहाँ तो सिंपल होता था ना कि एक एलील इसने यहाँ से ले ली, एक एलील इसने यहाँ से ली, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप बीच में एक स्टेप इसमें क्या ऐड कर सकते हो, गैमीट फॉर्मेशन, है ना। गैमीट्स पहले बना लो। अब जैसे ये प्लांट है, इसमें जब गैमीट बनेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये टी और ये टी आपको बोला था अलग हो जाएंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है ना, एक ही कैरेक्टर की दोनों एलील्स अलग हो जाती हैं, वो इकट्ठा नहीं जाती। तो टी और टी अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ से ये दोनों भी अलग अलग हो जाएंगे, आर भी अलग हो जाएगा, इस तरह। ये तो जो गैमीट्स बने आपके वो इस तरह के दिखेंगे, ठीक है। और अभी भी आप देख सकते हो, दीज आर प्योर। हमने कहा था गैमीट्स आर प्योर फॉर एनी कैरेक्टर, सो दिस गैमीट इज़ प्योर, क्योंकि ये टॉलनेस ही शो करेगा और ये राउंड सीड्स के लिए ही प्योर है। इस तरफ भी इसी तरह से गैमीट्स बनेंगे। टी और टी अलग अलग कर देने हैं और आर भी अलग अलग कर देने हैं, अलग अलग सेल में भेज देने हैं ये। तो यहाँ जो गैमीट्स बनेंगे वो इस तरह के बनेंगे। अब ये मेल गैमीट्स हैं, ये फीमेल गैमीट्स हैं। तो ये देखिए, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, इनको आपस में आप अगर फ्यूज़ करोगे तो यही मिलेगा ना, बड़ा टी बड़ा आर छोटा आर, ठीक है। इसको जब आप फ्यूज़ करते हो ना, तो इसको ऐसे नहीं लिखना है कि बड़ा टी बड़ा आर लिख दिया और फिर छोटा टी, मतलब ऐसे और ऐसे, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। जब इकट्ठा करोगे तो एक ही कैरेक्टर के जो दो ट्रेट्स होते हैं ना, उनको इकट्ठा लिखा जाता है, यानी कि टी को इकट्ठा लिखा जाएगा और आर को इकट्ठा लिखा जाएगा। तो दिस इज़ द राइट वे, दिस इज़ द रॉन्ग वे। प्लस रिसेसिव को बाद में लिखते हैं, मतलब ये भी नहीं करना आपने कि छोटा आर यहाँ लिख दिया और बड़ा आर यहाँ लिख दिया, नो, ये भी गलत है, ठीक है। दिस इज़ द प्रॉपर वे। तो ये है, इस तरह से गैमीट्स पहले बना लो और फिर गैमीट्स को फ्यूज़ कर लो। अब यहाँ 4 बार करने की ज़रूरत नहीं है कि ये गैमीट इससे फ्यूज़ करेगा, ये इससे फ्यूज़ करेगा।
क्यों नहीं है 4 बार करने की ज़रूरत? क्योंकि ये तो सेम ही है ना, ठीक है। सेम का मतलब है सारे के सारे गैमीट्स इसी तरह के होंगे। यहाँ पर भी आप देखो ये सेम है, तो ऑल गैमीट्स विल बी ऑफ दिस टाइप। तो इसीलिए कोई भी एक यहाँ से लेके कोई भी एक यहाँ से ले लिया जाता है। इसको 2 बार लिखने की इनफैक्ट ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। अदरवाइज शॉर्टकट तो आपके पास है ही कि इसने बड़ा टी यहाँ से ले लिया, छोटा टी यहाँ से ले लिया, बड़ा आर यहाँ से ले लिया, छोटा आर इस पेरेंट से ले लिया, और ये बन गया हाइब्रिड, ठीक है। यहाँ तक तो फिर भी इजी है। नेक्स्ट जो है F2 बनाना, वो मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि अब F2 कैसे बनेगी? F1 के ही 2 इंडिविजुअल्स को आपस में क्रॉस करते हैं हम, यानी ऐसा ही दूसरा भी ऐसे ही ले लेना है। ये दोनों F1 के इंडिविजुअल्स हैं और इनको आपस में हमने क्रॉस करना है, ठीक है। ये भी टॉल राउंड है, यानी F2 में हमें जितने भी प्लांट्स थे ना वो सब टॉल थे, प्लस उनमें सीड्स जो हैं वो राउंड लगती थी। अब उनमें से कोई 2 प्लांट्स हमने ले लिए, उनको आपस में उनमें फर्टिलाइजेशन करवाई। तो F2 में क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके लिए देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। F2 बनानी आपको आएगी नहीं अदरवाइज, अगर आप यहाँ ध्यान नहीं दोगे तो, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करना है कि पहले तो गैमीट्स बना लेने हैं आपने, राइट। गैमीट फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, वही ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता है। उसके लिए यहाँ पर मैं आपको इसको अलग से बताती हूँ कि जैसे ये तो सिंपल था, इसके गैमीट्स बनाने तो सिंपल थे, है ना। जो पेरेंट प्लांट था T कैपिटल टी एंड कैपिटल आर कैपिटल, इसके गैमीट्स बनाने इजी थे, बिकॉज हमने कहा कि इन दोनों टी को अलग कर दो, इन दोनों आर को अलग कर दो, और ये बन गए गैमीट्स। लेकिन अब मुश्किल है। अब क्यों मुश्किल है? अब हमारे पास ये सिचुएशन है ना। जब ये सिचुएशन है, इसके गैमीट्स बनाने हों तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर भी टी को अलग कर देंगे, आर और आर को अलग कर देंगे, ठीक है। ऐसे हम गैमीट्स बना सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बड़ा टी इस तरफ जा रहा है तो बड़ा आर उसके साथ जाएगा। हो सकता है बड़ा टी इधर जा रहा है तो उसके साथ छोटा आर चला जाए, ये भी तो हो सकता है ना। और छोटे टी के साथ बड़ा आर चला जाए गैमीट में, राइट। तो ये कहने का मतलब 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम। हो सकता है ये स्थिति हो, यानी कि ये 2 तरह के गैमीट्स बने, या हो सकता है ये स्थिति हो, ठीक है। और ये जो हम कह रहे हैं, ये मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये जो एलील्स होती हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे आमने सामने होती हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इस तरह से, है ना। और उसी तरह से आर भी होगा, ये भी एक होमोलोगस पेयर पे होंगी आमने सामने एलील्स, है ना। तो जब मियोसिस होता है तो ये भी आपको बताया है कि हाफ हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम इस तरह से। तो ये इधर वाले, जैसे मैन की बात करें तो यहाँ 23 यहाँ 23 यहाँ होते हैं, 23 इधर चले जाते हैं, 23 इधर चले जाते हैं। लेकिन इसमें पी प्लांट में तो 7 पेयर्स हैं आपके पास, तो 7 इधर चले जाएंगे, 7 इधर चले जाएंगे। अब जैसे मैंने कहा कि बड़ा टी अगर इधर जा रहा है और बड़े आर ने अपने आप को यहाँ अरेंज किया है, तब तो बड़े टी के साथ बड़ा आर जाएगा और छोटे टी के साथ इस तरफ को छोटा आर चला जाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि ये जब अरेंज होते हैं यहाँ पे मेटाफेज में, तो हो सकता है ये वाला यहाँ अरेंज हो क्रोमोसोम और ये वाला यहाँ अरेंज हो। मीन्स मान लो छोटे आर वाला यहाँ था और बड़े आर वाला यहाँ, तो अब क्या हो गया? बड़े टी के साथ अब छोटा आर जाएगा, ठीक है, और इधर छोटे टी के साथ बड़ा आर जाएगा। तो इस पूरे उससे यही निकलता है रिजल्ट कि गैमीट्स जो हैं वो 4 तरह के बनेंगे। हमें नहीं पता अब कौन सी तरह का, ये 2 तरह के बनते हैं या ये 2 तरह के बनते हैं, है ना। तो हमने चारों पॉसिबिलिटीज़ लेके जानी होती है, ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपने कि 4 तरह के गैमीट्स बन सकते हैं। कौन कौन से? बड़े टी के साथ बड़ा आर भी जा सकता है, बड़े टी के साथ छोटा आर भी जा सकता है, छोटे टी के साथ बड़ा आर भी जा सकता है, और छोटे टी के साथ छोटा आर भी जा सकता है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स दे आर फॉर्म्ड, एंड सेम फॉर हेयर ऑल्सो, है ना। इस प्लांट में भी ये भी तो सेम ही है ना,
ये भी F1 हाइब्रिड ही है, और यहाँ पर भी जो गैमीट्स बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे, यानी कि अगेन 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स लाइक दिस। तो ये गैमीट्स बनाने आने चाहिए आपको। अब आप देखिए कि इन दोनों प्लांट्स के बीच में हम क्रॉस करने जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि ये एक, मान लीजिए ये सारे मेल गैमीट्स हैं और ये इस तरफ फीमेल गैमीट्स हैं। ये भी 4 तरह के बने, ये भी 4 तरह के बने। अब कौन सा मेल गैमीट किस फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ कर जाए ये भी हमें नहीं पता। ये इससे भी फ्यूज़ कर सकता है, ये इससे भी फ्यूज़ कर सकता है, इससे भी, इससे भी। फिर सेकंड की बारी आएगी, ये भी चारों से कर सकता है। थर्ड की बारी आएगी, ये भी चारों से कर सकता है। कहने का मतलब 16 तरह के यहाँ पर कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। 16 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस, जो कि कैसे बनेंगे अब, पुन्नेट स्क्वायर से, जो आपको बताया था। ठीक है, पुन्नेट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते थे हम, एक तरफ मेल गैमीट्स लिख लेते थे, एक तरफ फीमेल गैमीट्स लिख लेते थे। सेम वैसा ही करेंगे अब, लेकिन अब क्या है, 4 गैमीट्स हैं दोनों तरफ। पहले जब हमने किया था ये मोनो हाइब्रिड के लिए, उस टाइम 2 ही थे दोनों तरफ, है ना। अब क्या है, इस तरफ भी 4 गैमीट्स हैं, इस तरफ भी 4 गैमीट्स हैं, और इसको इस ढंग से स्क्वायर बना लेना है आपने। नेचुरली 16 तरह के कॉम्बिनेशन सामने आएंगे। इनमें से कोई भी मान लो ये फीमेल हैं, ये चारों फीमेल गैमीट्स हैं, ये यहाँ वाले, या ये मेल गैमीट्स हैं और ये फीमेल गैमीट्स हैं नीचे वाले। ठीक है, अब बारी बारी से देखो, ये फीमेल गैमेट और ये मेल गैमेट अगर फ्यूज़ करता है तो इस बॉक्स में लिख देना आपने कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। ये देखिए, टी और टी पहले आएंगे दोनों, आर और आर उसके बाद आएंगे, यानी कि इस तरह का प्लांट मिलेगा। इस बॉक्स में क्या आएगा, दिस इनटू दिस, यानी बड़ा टी और बड़ा आर छोटा आर, यही है ना। इस बॉक्स में क्या आएगा, दिस इनटू दिस, यानी बड़ा टी बड़ा आर बड़ा आर। और लास्ट बॉक्स में क्या आएगा, दिस इनटू दिस, विच मीन्स कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आ जाइए इस वाले बॉक्स में, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका और इसका कॉम्बिनेशन, है ना। अगर ये फीमेल गैमेट और ये मेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं तो यू विल गेट दिस कॉम्बिनेशन। इस बॉक्स में दिस इनटू दिस, इस बॉक्स में क्या आएगा, दिस इनटू दिस, और यहाँ पे क्या आएगा, दिस इनटू दिस, स्मॉल आर। ठीक है ना, ये समझ आ रहा है। तो इसी तरह से हर बॉक्स में आएगा। अब यहाँ दिस इनटू दिस, लेकिन लिखती बार ध्यान रखना है, एक तो टी और टी को इकट्ठा लिखना है, और वो भी डोमिनेंट को पहले, रिसेसिव को बाद में लिखना है। दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, ये बन गया आपका पुन्नेट स्क्वायर, जो कि 16 कॉम्बिनेशंस अब शो कर रहा है। ठीक है, 16 जीनोटाइप्स हैं। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों ये समझना, क्योंकि इससे ही हमारी रेशो निकलेगी। पहले तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशो, मोनो हाइब्रिड की तो 3:1 थी, इसकी जो है कितनी रेशो आती है वो अभी हम देखते हैं। अब इन प्लांट्स के जो जीनोटाइप्स हैं, इनके फिनोटाइप्स देखने की कोशिश करो। जैसे कि इसको देखो, ये देखने में कैसा होगा, टॉल और राउंड। ये भी देखने में टॉल होगा विद राउंड सीड्स, ये भी देखने में टॉल होगा विद राउंड सीड्स, दिस ऑल्सो टॉल विद राउंड सीड्स। कम से कम एक भी बड़ा टी होगा तो वो टॉल ही होगा, और कम से कम एक बड़ा आर होगा तो उसमें राउंड सीड्स ही लगेंगे। तो इसी तरह से देखते जाओ, ये भी टॉल राउंड है ना। और कौन है टॉल राउंड, ये वाला, देन ये वाला, फिर ये भी टॉल और राउंड है,
और ये वाला, ठीक है। यानी 9 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो 9 प्लांट्स हैं ये कैसे हैं, टॉल और राउंड, ये आपने याद रखना है। 9 जो हैं दे आर टॉल एंड राउंड। अब जो बच गए हैं उनको देखते हैं। जैसे इस वाले को अगर हम देखें तो ये टॉल होगा, लेकिन इसमें सीड्स कैसी होंगी, रिंकल्ड, क्योंकि दोनों आर स्मॉल हैं। सो दिस इज टॉल एंड रिंकल्ड। ऐसा ही और ढूंढते हैं, ये देखो ये भी टॉल और रिंकल्ड है। और ऐसा ही एक और ढूंढते हैं यहाँ, दिस इज टॉल एंड रिंकल्ड। तो 3 प्लांट्स ऐसे मिलेंगे आपको जो टॉल होंगे विद रिंकल्ड सीड्स। उसके बाद कौन से बच गए हैं, ये वाला, इसको आप देखो। अब इसकी हाइट कैसी होगी, ड्वार्फ, क्योंकि बड़ा टी नहीं है। ड्वार्फ विद राउंड सीड्स, ड्वार्फ विद राउंड सीड्स, ड्वार्फ विद राउंड सीड्स, ये तीनों क्या हैं, ड्वार्फ विद राउंड सीड्स। एंड फाइनली एक बचा है यहाँ एंड में, दिस इज ड्वार्फ विद रिंकल्ड सीड्स, ड्वार्फ विद रिंकल्ड सीड्स। तो ये देखिए ये रेशो आई है 9:3:3:3:1। ये है हमारी डाई हाइब्रिड की रेशो, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आती है वो आपने इस पूरे से देख लिया है टेबल से। 9:3:3:1 ये है मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशो, जो कि उसको समझो भी कि इनमें 9 कौन है, 9 वो प्लांट्स थे जिनमें दोनों कैरेक्टर्स डोमिनेंट हैं, यानी कि ये टॉल हैं विद राउंड सीड्स। एक कौन है जिसमें दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं, ड्वार्फ विद रिंकल्ड सीड्स, ठीक है। ये टोटली डोमिनेंट है, ये टोटली रिसेसिव है। बच गए ये 3 और 3, तो इनमें क्या होता है, एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है। जैसे मान लो ये अगर टॉल है तो सीड्स इसके रिंकल्ड हैं, इसमें क्या है, ये ड्वार्फ है लेकिन सीड्स इसके राउंड है। इसका ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, इसका ये रिसेसिव है कैरेक्टर, ये डोमिनेंट है ना। तो इस तरह से ये रेशो आती है डाई हाइब्रिड क्रॉस की। और यहीं से आपका जो तीसरा लॉ हमने बात की थी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो भी इसी क्रॉस के, डाई हाइब्रिड क्रॉस की मदद से ही आप एक्सप्लेन करोगे। और क्या एक्सप्लेनेशन है उसकी वो मैंने आपको यहाँ दे चुकी हूँ मैं। ये जो था देखिए, दिस वाज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। असॉर्टमेंट का मतलब होता है अलग होना, सेग्रीगेशन भी वही था, असॉर्टमेंट भी वही था। इंडिपेंडेंट मीन्स जब 2 कैरेक्टर्स की बात हो रही होती है तो गैमीट बनने के टाइम ये इसके इंडिपेंडेंट होता है अपनी सेग्रीगेशन में, यानी वही बड़े टी के साथ बड़ा आर जाएगा या छोटा आर जाएगा, ये हमें नहीं पता, है ना। सो दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर असॉर्टमेंट, मीन्स अलग तो होंगे, टी और टी अलग अलग जाएंगे, आर और आर अलग अलग जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता हमें कि टी बड़े टी के साथ बड़ा आर जाएगा या छोटा आर जाएगा। सो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर कैरेक्टर, राइट। सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स ऑफ वन कैरेक्टर is independent of segregation of the other alleles of other character. तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इस लॉ को समझाने, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, और इसको एक्सप्लेन जब करना है तो इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस की मदद से एक्सप्लेन किया जाता है। पहले 2 लॉ हमने किए वो मोनोहाइब्रिड से भी एक्सप्लेन हो जाते हैं। देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। According to this law, the alleles of 2 pairs of traits separate independently of each other during gamete formation, है ना। 2 pairs of traits की तभी बात कर रहा है ये, 2 pairs की, डाई हाइब्रिड क्रॉस की तभी हमने बात की। So they separate independently and get rearranged in the offspring at the time of fertilization. वो तो है ही ना, आगे फिर वो रीअरेंज कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम। फर्टिलाइजेशन मीन्स ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, जैसे हमने कहा ये इसके साथ फर्टिलाइज करता है या ये इसके साथ फर्टिलाइज करता है ना।
लेकिन गैमीट फॉर्मेशन के टाइम एक कैरेक्टर की जो दो एलील्स हैं वो उनका जो सेपरेशन है ना वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली या दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको सुनोगे तो समझ आ जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द तीनों लॉ जो हैं मेंडल के, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इनको ज़रूर आपने ध्यान से कर लेना है। एंड थैंक यू फॉर नाउ।